आप सभी का स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट्स, सभी को शुभ प्रभात। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पीजी सेमेस्टर 1 के लिए CC2 पेपर का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपके लिए अपलोड करूंगा और समय नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाया, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ समय निकाला हूं। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कभी कभी और जनरली जो भी देखा जा रहा है क्वेश्चन पूछने का जो अभी जो चला है ट्रेंड जिसको बोलते हैं, उसमें वो एक कथन दे देते हैं। जैसे आपको पूछ देंगे प्राचीन मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी की देन है। आपको स्टेटमेंट को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो मान लीजिए सत्य है तो हम सत्य लिख देंगे। ऑप्शन यदि देगा तो ऑप्शन देख लेंगे। लेकिन ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता जो नील नदी का देन है। प्यारे स्टूडेंट, आपको पूछा जा सकता है कि हेरोडोटस ने प्राचीन मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन कहा। ये बिल्कुल सही है, हेरोडोटस ने ही कहा। नेक्स्ट स्टेटमेंट बन सकता है कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता में राजा को फराओ कहा जाता था। बिल्कुल सही है। प्राचीन मिस्र की जो सभ्यता है वो पिरामिड का युग है। पिरामिड का निर्माण हुआ। शवों को दफनाने जो जिस तरीके से दफनाए जाते थे वो एक पिरामिड का जैसा होता था, यानी वो कला के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सबसे प्रमुख जो देवता थे प्राचीन मिस्र के वो अमन थे और रो है न, और उसके बाद अमन भी उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत प्रमुख देवता थे प्राचीन मिस्र की सभ्यता के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि अखनाटन ने है न धर्म के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ सुधार किया। तो बिल्कुल सही है, प्राचीन मिस्र की सभ्यता से रिलेटेड है। अखनाटन शासक थे जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में काफी सुधार किया, उन्होंने सुधार लाने का काम किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के बीच डेवलप हुई। बिल्कुल सही है। आपको पूछा जा सकता है कि बेबीलोन की सभ्यता जो है मेसोपोटामिया से संबंधित है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता में ही असीरियन, सुमेरियन और आपका बेबीलोन शामिल था। आपको पूछा जा सकता है कि कसाइट जो थे वो बेबीलोन सभ्यता से संबंधित है। बिल्कुल सही है। आपको पूछा जा सकता है कि हम्मुराबी अपनी विधि संगीता के लिए काफी प्रसिद्ध थे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। आपको पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जो पिरामिड है वो गीजा का पिरामिड है। ये भी बिल्कुल सही है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पढ़ने के क्रम में जब जो भी आपके पास किताब होंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं कि सर बताएंगे तो हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप खुद से अपने से एनालिसिस करके खुद से उसको निकाल सकते हैं। जैसे आपको पूछ देगा कि बताइए रिपब्लिक के लेखक कौन थे, तो ये प्लेटो थे। सुकरात जो है यूनान के दार्शनिक थे। बिल्कुल सही है। ठीक है, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। तो ये सब चीजों को आपको थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा। यूक्लिड, पैथागोरस के ग्रंथों से पता चलता है कि यूनान में है न विज्ञान के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ, गणित के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ। ठीक है, ड्रामा, नाटक, ये सब के क्षेत्र में भी यूनान काफी डेवलप किया। आप जो पढ़ते हैं कि ये जो ओलंपिक है ये यूनान का देन है। बिल्कुल सही है। ड्रामा यूनान का देन है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जब आप देन पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी आपको सुकरात, अरस्तु, प्लेटो है न, हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार थे जिन्होंने यूनान पर्सियन जो युद्ध है उसके बारे में इतिहास लिखने का काम किया। इतिहास लिखने का काम सबसे पहले जो है हेरोडोटस ने किए। ये भी यूनान के इतिहासकार हैं। तो यूनान के देन में ये सब चीज आप लिख सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, नाटक, नाट्य जो भी है जिसको कॉमेडी बोलते हैं, उसका प्रारंभ सबसे पहले यूनान में हुआ। ठीक है,
आपको पूछा जा सकता है कि जो मतलब पेरिक्लिस हैं, पेरिक्लिस के युग को यूनानी इतिहास में स्वर्ण युग बोला जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पेरिक्लिस के टाइम में ही कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एंड सौंदर्यीकरण में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। आपको पूछा जा सकता है कि चीन की सभ्यता जो है वो हांगू नदी के किनारे डेवलप हुआ। बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से आप जो कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फराक, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु है ना, राबी जो आप पढ़ते हो उसकी देन है। तो ठीक उसी प्रकार से हांगू नदी के आसपास जो है वो चीन की सभ्यता डेवलप हुई। ठीक है, उसकी देन कर सकते हैं। और हांगू नदी एक तरह से उसके लिए शोक भी बन जाता है, क्योंकि वहां पर बाढ़ आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको चीन की सभ्यता से भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें जब आप पढ़िएगा चीन के बारे में, तो उस पीरियड में थोड़ा सा आपको जो है सो ध्यान में रखना है कि चीन की सभ्यता में जो है सो क्या क्या प्रश्न जो है सो पूछा जा सकता है। जैसे एक मिनट, बहुत सारी चीजें चीन में भी है ना। मैंने आपको बताया था कि चाउ राजवंश हुए हैं, यहाँ पर सांग के बारे में भी है। ठीक है, और बहुत सारे इनका देन भी है। हान राजवंश के विषय में बात करते हैं। जैसे चीन में मैंने आपको बताया था कन्फ्यूशियस, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा है ना। कन्फ्यूशियस के विषय में थोड़ा सा जानकारी रखिएगा, और क्योंकि उनकी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनके विषय में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को रखना है। ठीक है, कन्फ्यूशियस के विषय में। ठीक है, तो चीन से भी आपको जो मैंने अभी बताने का प्रयास किया, कन्फ्यूशियस, हांगू नदी, और बहुत सारे आविष्कार हुए। लेखन कला का विकास हुआ, कागज का विकास हुआ, बहुत सारे चीन में डेवलपमेंट हुए। जैसे चीन में लेखन कला का आविष्कार जो है 2000 ईस्वी पूर्व में हुआ। चीनियों ने ही सबसे पहले पुस्तकें छापना सीखा। आरंभ में मुद्रक लकड़ी के सपाट तख्तों पर उकेरकर चित्रलेख भी काली स्याही पोत देते थे। यानी कहने का मतलब है बारूद का आविष्कार चीन में हुआ, छापे खाना शुरू हुआ वहाँ पर, कागज का प्रयोग। शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी चीन आगे था। चीन जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए सरकार को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी। बड़े बड़े शहरों में विद्यालय थे जिसमें सामंतों और व्यापारियों के बच्चे शिक्षा पाते थे। सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी परीक्षा उत्तीर्ण होनी पड़ती। सिविल सेवा का जो आप सिविल सर्विसेज पढ़ते हैं उसका प्रारंभ सबसे पहले चीन से ही शुरू हुआ। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। चेचक के टीके की खोज चीनी चिकित्सकों ने की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूर देशों की यात्रा ने भूगोल के विकास का संवर्धन किया। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको चीन की देन में यदि आप देखिएगा तो प्राचीन विश्व की वास्तुकला के आश्चर्य जो है वो चीन की दीवार है, बहुत फेमस है। ही होंगटी नामक चीनी सम्राट ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में हुनों के आक्रमण से देश की सुरक्षा के लिए इस दीवार का जो है सो निर्माण किया था, चीन की दीवार। उसके बाद देखिएगा रेशम का देश के नाम से विख्यात है चीन, काफी ज्यादा फेमस था रेशम वहां पर। सोयाबीन की दलिया से सर्वप्रथम जो है सो चीनवासी परिचित हुए। पेपरी से कागज बनाने का विधि सर्वप्रथम मिस्र वालों को मालूम हुई, लेकिन अच्छी किस्म का जो कागज है वो चीन से ही इसका प्रारंभ हुआ। मुद्रण कला का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। ठीक है, सतालू और लीची की जानकारी भारत को चीन से हुई, पहली जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आप लोग थोड़ा सा जो है सो ध्यान में रखना है यदि आ जाए इसके बारे में लिखने के लिए। देखिए ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो आपको मैंने बताया था सांग वंश के विषय में, इनको देखिए। एक और मैं आपको सजेशन दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ी तबीयत उतनी बढ़िया नहीं थी जिसकी वजह से मैं आपको समय नहीं दे पाया ज़्यादा। लेकिन आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो, मान लो यूट्यूब में सर्च कीजिए,
जैसे हमको मान लीजिए स्पार्टा का संविधान के बारे में मटेरियल नहीं, तो अब स्पार्टा का संविधान यूट्यूब में सर्च कीजिए, स्पार्टा का संविधान से रिलेटेड आपको बहुत सारा चीज आ जाएगा, बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। आपको पेरिक्लिस युग के बारे में बताना है, पेरिक्लिस युग जो है स्वर्ण युग था, उसके विषय में आप सर्च कीजिए, आ जाएगा। कसाइट कौन थे इसके विषय में करिए, आपको आ जाएगा। सारा कुछ जो है सो यदि आप यूट्यूब में सर्च करते हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, टीचर हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। जैसे स्पार्टा का संविधान में आपको क्या क्या प्रश्न बन सकता है, जैसे आपको पूछा सकता है कि स्पार्टा की सामाजिक अवस्था तथा विधान निर्माता लाइकर्गस नामक व्यक्ति को माना जाता है। बिल्कुल सही है, लाइकर्गस नामक व्यक्ति ने स्पार्टा में सामाजिक स्थिति में सुधार किया और विधान निर्माता किया। स्पार्टा का संविधान बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसका। उसमें राजा हुआ करते थे, 4 भागों में बांट करके आप पढ़ सकते हो स्पार्टा का संविधान को। राजा, दूसरा काउंसिल जिसे जेरूसिया कहते थे, ये आपको ऑनलाइनर दे सकता है। काउंसिल जिसे जेरूसिया कहते थे, बिल्कुल सही है। यह एक परामर्शदाती संस्था होती थी काउंसिल। असेंबली या जिसे एपेला भी कहते हैं, यह जनता की सभा होती थी। और चौथा जो इम्पोर्टेंट था एफोरेट, इसमें 5 एफओर जो होते थे, और ये स्पार्टा के गणतांत्रिक प्रकृति के प्रतिनिधि होते थे एफोरेट। तो याद रखिएगा, राजा, काउंसिल जिसे जेरूसिया कहते थे, तीसरा असेंबली जिसे एपेला, और चौथा एफोरेट। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा, आपको जो भी टॉपिक मतलब खोजना रहे जिसको आपको मैंने इंपॉर्टेंट किया है, उसका यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगा। आप उसमें सर्च कीजिएगा जैसे स्पार्टा का संविधान, तो आपको आ जाएगा। उसे अपना नोट कर लीजिए, चाहे सुन लीजिए कि हमको क्या क्या पॉइंट जो है सो बनाना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ी सी उतनी ज़्यादा जो है सो स्वस्थ भी उतना नहीं हो पाया हूँ, है थोड़ा फीवर आ गया था, जिसके वजह से मुझे उतना ज़्यादा ऊर्जा मिल नहीं पा रहा था कि हम आपके लिए कुछ बना सके वीडियो। लेकिन आप अपने से मैंने आपको एक सजेशन दे दिया कि आप थोड़ा सा जो है सो यूट्यूब पर जो है सो सर्च करके कोई भी टॉपिक के बारे में आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे से परीक्षा लिखिए। कोई भी चीज़ को, कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िएगा, फिर माइंड में आपका आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा से आपका एग्जाम जाए, बेस्ट ऑफ लक सभी को।